नमस्कार। राजनीतिक विचारकों में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वो जब सीरीज पढ़ते हैं नेट जेआरएफ में या कहीं और, तो उसमें एक विचारक का नाम लिखा आता है कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस से बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि हम दो प्रकार के राजनीति चिंतन पढ़ते हैं, चिंतक पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वेस्टर्न, दूसरे पढ़ते हैं इंडियन। कन्फ्यूशियस के साथ संकट यह है कि वो इंडियन भी नहीं है और वो वेस्टर्न भी नहीं है, क्योंकि चीन वेस्टर्न का हिस्सा नहीं है। तो ये तो पूर्व का हिस्सा है। तो ऐसे ही एक अजीब से विचारक की आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के तहत चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस लगभग ईसा से 400 450 साल पहले चीन में पैदा हुआ था। उस टाइम के अगर विचारकों की चर्चा करें तो आपको सुकरात दिख जाएगा, 300-400 साल पहले प्लेटो, अरस्तु दिख जाएंगे। भारत में आपको कौटिल्य दिखाई दे जाएगा, और उन्हीं से कोई 150 आगे पीछे कौन हो रखा है? कन्फ्यूशियस। अरस्तु से तो पहले हो रखा है। कन्फ्यूशियस चीन का है, और चीन में कन्फ्यूशियस वाद चलता है पूरा। चीन की जो संस्कृति है उसके ऊपर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? कन्फ्यूशियस का है। कन्फ्यूशियस जो कुछ ज्ञान प्रकट करके गया पारिवारिक पद्धतियों के बारे में, पारिवारिक संबंधों के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, कल्चर के बारे में, वो सारा ज्ञान चाइनीज लोग आज भी वर्णन करते हैं। जैसे हमारी संस्कृति का निर्माण हमारे जो विचारक थे उन्होंने किया। राजा के बारे में क्या कह के गया कि जथा राजा तथा प्रजा। प्रजा धर्म के आधार पर बंटी होगी, जातियों के आधार पर बंटी होगी, समाज में समानता नहीं होगी बल्कि श्रेणीबद्धता होगी। यह समाज 4 भागों में बंटा होगा, उनकी गरिमा सबकी अलग अलग होगी, इसमें पुरुष प्रधान होगा, महिलाएं प्रधान है। तो हमारा समाज, हमारी संस्कृति वैसी है जैसी हमारे विचारक पहले डिसाइड करके गए थे। तो ऐसा ही चीन की संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो विचारक है वो कौन है? कन्फ्यूशियस। आज भी हम कहते हैं कि संसार में जो बड़े सांस्कृतिक परंपराएं चलती है उनमें एक है मुस्लिम परंपरा, जो धर्म ग्रंथों को और पूजा पाठ को और एक निश्चित पुस्तक को और एक निश्चित देव, उसको ईश्वर को, स्वरूप को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते। ऐसी कुछ विशेषताएं आपको मुस्लिमों को मिल जाएगी। ईसाई जो थोड़े उदार हों, या जैसे प्रोटेस्टेंट अलग प्रकार के, एक ईसाई संस्कृति। तीसरी बड़ी संस्कृति हिंदू और कौन सी पाई जाती है? कन्फ्यूशियस पाई जाती है, ये चीन के अंदर। तो चीन के लोगों का जो रहन सहन है, आपसी लोगों के संबंध है, बड़ों के साथ क्या करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, आपस में रिश्ते कैसे होंगे, समाज का बंटवारा कैसे होगा, शासन पद्धति किस प्रकार की होगी, खान पान किस प्रकार का होगा, ये सारा सारा किससे प्रभावित है? कन्फ्यूशियसवाद से प्रभावित है। जैसे जापान के लोगों के आपसी संबंध, उनकी वर्क कल्चर, उनके खाना पीना, उनका बोलना उठना पैरना, उनके रीति रिवाज परंपराएं बिल्कुल ही अलग प्रकार की है भारतीयों से, अंग्रेजों की बिल्कुल अलग प्रकार की है। वैसे ही चीनियों की अलग प्रकार के, तो वो किससे प्रभावित है? कन्फ्यूशियस से प्रभावित है। बहुत बड़ा महान विचारक था, जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुआ था। कन्फ्यूशियस महान शिक्षक था। जब ये छोटी उम्र का था, जवान वय था, 22-23 साल का था, उसमें भी ये बहुत सारे विषयों के ऊपर ज्ञान बांटना इससे शुरू कर दिया था। यानी ये मौलिक विचारक था। कई लोगों में जो पैदाइशी प्रतिभाएं होती है वो इस कन्फ्यूशियस में थी, और इसने छोटी सी उम्र में ही लाखों की संख्या में अपने अनुयायी तैयार कर लिए थे। दरअसल ये संत टाइप का व्यक्ति था, ऐसे मान लीजिए, जिसके खुद के एक बड़ा अनुयायी वर्ग था। ये हर विषय के ऊपर बोला करता था, धर्म के ऊपर,
दर्शन के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर, समाज व्यवस्था के ऊपर, अर्थव्यवस्था तक के ऊपर ये बोला करता था कन्फ्यूशियस। इसको लोग कहते थे कि तू महादानी है, महान शिक्षक है। ये कहा करता था सुकरात की तरह कि मैं कोई महादानी, महाशिक्षक या महाज्ञानी नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं जो निरंतर सीख रहा हूं, और मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जिसको ज्ञान बांटने में आनंद आता है, जो सीखना और सिखाना चाहता हूं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं मेरे ऊपर और कोई लेबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल ये चाहता था जैसा प्लेटो कह के गया है कि राजा होगा वो समाज का कल्याण करेगा, खुद की बजाय जनता पे ज्यादा ध्यान देगा। एक राजा काय का निर्माण करेगा? न्याय का। और एक राजा होगा वो कैसा होगा? शिक्षित होगा। वो आडंबरी नहीं होगा, खुद की बजाय जनता पे ज्यादा ध्यान देगा, वो अपनी जनता को पितृवत प्रेम करेगा, वो बाप की तरह प्रेम करेगा। तो ये बिल्कुल इन मामलों में समाज कल्याण, न्याय, राजा की शिक्षा, इनमें किससे मिलता जुलता है? प्लेटो से मिलता जुलता है। अब हम इस कन्फ्यूशियस की पुस्तकें करते हैं। इसकी पुस्तकें ना कई बार हो सकता है आपको चाइनीज भाषा में पूछ ले, है ना, बाई चांस पूछ ही ले। तो इसकी पुस्तक है, एक सूचिड है क्या, यही है? हाँ, एक है शीचिड, एक है ईचिड। ये चूंकि चाइनीज भाषा के शब्द हमारे लिए बड़े ये अजीब से शब्द है। फिर छू छाओ, छू छाओ, है ना, ठीक है, जो शरद काल का, बसंत ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। चलिए, सूचिड आपको याद रखनी पड़ेगी। इस सूचिड में इसकी महान योजना है, इस सूचिड में इसका आइडियल स्टेट है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। प्लेटो का आइडियल स्टेट कहां है बताओ? रिपब्लिक में। गांधी का आइडियल स्टेट हिंद स्वराज में। वैसे ही कन्फ्यूशियस का आइडियल स्टेट काय में है? सूचिड में। इसमें एथिक्स के ऊपर लिखा गया है कि जनता की और राजा की एथिक्स क्या होगी। इसमें राजाओं के वृत्तांत लिखे हुए हैं कि राजा किस प्रकार के हुए हैं, किस प्रकार के हैं। राजाओं के वृत्तांत, इतिहास भी है इसके अंदर राजाओं का। और ये कुल मिला के महान योजना है, इसमें ग्रेट प्लान है, यानी आइडियल स्टेट है इसका। नैतिकता और राजाओं के वृत्तांत के ऊपर इसमें मुख्यतः वर्णन किया गया है। ये याद रह जाए तो ठीक है। शीचिड है वो कविताएं हैं, और ईचिड है वो ज्योतिष के ऊपर लिखी गई है। अब इस किताब के बाद अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो इसके शिष्य सांग ने लिखी थी, और इसका ताशीमो इस पुस्तक का नाम था। देखिए, चाइनीज नाम आप मुझे बता देना। ताशीमो का तात्पर्य होता है महान शिक्षा। अब इस मुद्दे को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। कौन सी इनकी पुस्तक है जो शिक्षा के ऊपर लिखी गई है? जैसे ताशीमो, इसमें शिक्षा का वर्णन है। यह पुस्तक कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखी, बल्कि कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों और विचारों के अकॉर्डिंग उसके शिष्य किसने लिखी थी? सांग ने लिखी थी। महान शिक्षा। कन्फ्यूशियस कहता है कि कन्फ्यूशियस की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था। एक तो ये है सार्वजनिक शिक्षा है। सार्वजनिक शिक्षा का तात्पर्य यह है कि शिक्षा सिर्फ सामंत वर्ग तक केंद्रित नहीं होगी, उच्च वर्ग ही नहीं लेगा, बल्कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा लेगा। शिक्षा हर एक गरीब तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी। और शिक्षा कैसी होगी? यानी इसकी व्यवस्था व्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बल देता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था भी कैसी थी? सार्वजनिक थी। सार्वजनिक शिक्षा के ऊपर बल देता देता ये कहता है शिक्षा वो मुख्य होती है जो काय का निर्माण करे? चरित्र निर्माण करे, नंबर एक। दूसरा ये कहता है कि जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उस शिक्षा में आप श्रद्धा और विश्वास
ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा की जरूरत तब पड़ती है जब श्रद्धा और विश्वास के बजाय आप काय का लेके आते हैं, तर्क लेके आते हैं। श्रद्धा और विश्वास में जोर नहीं आता। आपको जो कुछ सिखाया गया, रटाया गया है, आपको उसको आंख मूंद पे उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। मौलिकता तब आती है, जोर तो तब आता है जब आप किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं, तर्क। कोई चीज सही है या गलत है, इसके लिए आपको तर्क करने पड़ते हैं। तो वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके अंदर अंधश्रद्धा और विश्वास पैदा करना है, तर्क पैदा करना। तर्क व्यक्ति को खुद सोचना सिखाते हैं कि तू सोच, तेरे लिए क्या गलत है और क्या सही है। श्रद्धा और विश्वास होते हैं कि पहले हुए बने हुए नियमों को मानना, इसमें जोर नहीं आता। तो हम कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। तो कपूत होते हैं वो कैसे चलते हैं, लीक पे चलते हैं। वो किसी भी परंपरा, किसी भी रूढ़ि के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो किसी भी परंपरा के खिलाफ तर्क नहीं करते। जो ज्ञान आ गया है उसको हूबहू रट के स्वीकार कर लेते हैं। वो गलत है, सही है, नैतिक है, अनैतिक है, अच्छा है, बुरा है, सत्य है, असत्य है, उस पर रिसर्च नहीं करते कि उनमें तर्क बुद्धि नहीं होती। तो शिक्षा का मूल मंतव्य क्या होता है? तर्क करना सिखाना है, आदमी को सोचना सिखाना है, मौलिकता लेके आनी है उसके अंदर, श्रद्धा और विश्वास पैदा करना नहीं है। तब कन्फ्यूशियस अपनी महान शिक्षा में क्या कहता है कि अगर आपको एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना होगा तो सबसे पहले आप अच्छे परिवार का निर्माण करो। अगर आप अच्छे परिवार का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करो। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले एक अच्छे हृदय का निर्माण करो। अगर आप एक अच्छे हृदय का निर्माण करना चाहते हैं तो पहले एक अच्छे मस्तिष्क का निर्माण करो। तो चीज, एक अच्छे राष्ट्र की शुरुआत कहां से होती है? अच्छे मस्तिष्क से होती है। जब मस्तिष्क अच्छा होगा तो हृदय अच्छा होगा, हृदय अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा तो परिवार अच्छा होगा, और परिवार अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा। तो ऐसे करके, और ये जो कन्फ्यूशियस है, ये नैतिक और तार्किक शिक्षा और चरित्र बल का निर्माण करने वाली शिक्षा के ऊपर बल देता है। कहता है शिक्षा किसी एक वर्ग विशेष तक नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तक होनी चाहिए। और इसकी महान शिक्षा योजना थी, इसने इसे लागू भी किया था। इसने सैकड़ों की संख्या में सस्ती शिक्षा देने वाले क्या खोल दिए थे? स्कूल खोल दिए थे, जहां प्रत्येक चीज की शिक्षा दी जाती थी, यहां तक कि शासन कला की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर हमने ताशिमो एक पुस्तक और की, इनकी एक पुस्तक और है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन पाथ कह लो आप, स्वर्णिम मध्यमान का नियम। मीन मोड मीडियन आप करते हैं ना। मीन में आप क्या निकालते हैं? बीच का एक आंकड़ा निकालते हैं जो एक्सट्रीम भी नहीं होता और लो लेवल का भी नहीं होता। आप कहां रहे? बीच में। देखिए इस गोल्डन मीन का जो पहला प्रयोग किया था तो वो किया था बुद्ध ने ना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के, और उसको ये कहा गया था कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको कैसे प्रयास करने पड़ेंगे? कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान आसानी से नहीं, कठोर तपस्या करो। तो बुद्ध ने कठोर तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतना ध्यान लगाया कि एक बार कुछ आदिवासी आ गए या कुछ और पंगे करने वाले आ गए। उन्होंने क्या किया, उसकी कान में क्या ठोक दिए? वो लकड़ी की वो लाए थे मांसा बुनने वाली वो किल्ली सी, उसकी कान में किल्लियां ठोके, लकड़ ठोके उसके कान में, और उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी तपस्या में लीन था। एक बार उसने चींटियों ने उसके ऊपर क्या बना लिया? पूरा जारा बना लिया। उसने सब भोजन भोजन छोड़ दिया, क्रसकाय हो गया, उसको ज्ञान नहीं मिला। फिर वो वापस समाज में आया, समाज से जुड़ा, और फिर एक दिन उसको गया जी में, बिहार में एक वृक्ष के नीचे उसको काय की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उस ज्ञान की ये भी प्राप्ति हुई कि इतनी कठोर तपस्या करने से ज्ञान नहीं मिलता। आप ज्ञान के लिए कैसे मार्ग का प्रयोग करें? मध्यम। फिर जीवन के हर क्षेत्र में वो कहा करता था कि आपको एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए बल्कि आपके मार्ग कैसे होने चाहिए? मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो ये इसको हम कौन सा पाथ बोलते हैं? गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का तात्पर्य है कि आप क्रांतिकारी टाइप नहीं हो,
हर एक चीज में तोड़ फोड़ नहीं करें, न आप रूढ़िवादी हो न ही क्रांतिकारी हो बच्चे, बल्कि आप कहां रहें, आप बीच में रहें, मध्यम मार्ग का वर्ण करें आप। तो इसी मध्यम मार्ग का समर्थन कौन करता है? कन्फ्यूशियस। और इसी को फिर बाद में वर्ण कौन करता है? अरस्तु करता है। तो अरस्तु से पहले गोल्डन मीन पाथ की चर्चा कौन कर गया है? कन्फ्यूशियस कर गया है। तो ये था गोल्डन मीन। अब हम सुचिड़ महान योजना इसकी, तासीमो महान शिक्षा, और एक इसकी पुस्तक है गोल्डन मीन पाथ, इसके पोते ने लिखी थी वो। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके राजनीतिक विचार क्या है। राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थॉट क्या है इसके। ये मूलतः एक शिक्षक था कौटिल्य की तरह, विचारक तो था ही था, शिक्षक था। पहला इसका जो बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि राज्य की कैसी उत्पत्ति? देवीय उत्पत्ति को मानता है। वो कहता है इस धरती पे तीन बड़ी चीजें हैं, एक ईश्वर है, एक राजा है, और तीसरी उसकी जनता है। ईश्वर ने स्वर्ग से एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम राजा है, और ये व्यक्ति क्या करता है? ईश्वर के कहने से जनता के ऊपर राज करता है। तो राजा है वो किसकी उत्पत्ति है? ईश्वरीय उत्पत्ति है, देवीय उत्पत्ति है उसकी। तो क्या देवीय उत्पत्ति है? तो इसका तात्पर्य यह है कि राजा निरंकुश हो सकता है क्या? कि एक राजा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? क्या ईश्वर की पैदाइश है तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा, जैसे कि यूरोपियन राजा कहा करते थे। वो कहते नहीं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति। तो वो कहता है कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता। एक खतरनाक राजा एक खतरनाक शेर की तरह होता है, और जनता को ऐसे राजाओं का क्या कर देना चाहिए? विरोध करना देना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है कि भले ही राजा देवीय उत्पत्ति वाला है, मनु कहता है कि राजा अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। यह कहता है कि अगर राजा बुरा हो, निरंकुश हो, तो जनता को क्या कर देना चाहिए? उसका विरोध कर देना चाहिए। तो राजा जो बनता है वो बनता कैसे है? महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है। तो राजा दो तरह से बन सकता है, एक बन सकता है वो जन्म से, और एक वो बन सकता है गुण से। तो कन्फ्यूशियस बोला कि राजा वो बनेगा जिसमें गुण होंगे, राजा वो नहीं बनेगा जिसमें क्या होगा? जन्म से किसी राजा के घर पैदा हुआ है। तो राजा बनने के लिए क्या जरूरी होते हैं? देवीय गुण जरूरी होते हैं। तो राजा की देवीय उत्पत्ति राज्य की, राजा निरंकुश नहीं होगा बल्कि परंपराओं, प्रथाओं और नैतिकता उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी। और राजा जन्म से नहीं बनते बल्कि राजा गुणों से बनते हैं। अब आ गया सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था। सेम बातें बाद में जाके कौटिल्य करता है, और कौटिल्य पूरे देश में एक सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। ऐसी ही बातें कौन कर रहा है? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस के टाइम जो चीन था उसमें छोटे छोटे सामंत थे, राजा का उनके ऊपर पूर्ण और कठोर नियंत्रण नहीं था। वो जो जितने भी सामंत थे वो खुद निर्णय लिया करते थे, स्वायत्त थे। परिणाम क्या निकलता था कि वो जनता के ऊपर मन माफिक टैक्स लगाते थे और अपनी ही जनता का शोषण करते थे, बहुत ही निरंकुश थे। तो वो कहता है कि व्यवस्था तो कौन सी अच्छी है? सामंती व्यवस्था अच्छी है। अर्थव्यवस्था का प्रकाश सामंती होना चाहिए, सामंत होने चाहिए, लेकिन सामंत निरंकुश नहीं होने चाहिए। दिक्कत यह है कि सामंत हैं लेकिन राजा के नियंत्रण में नहीं है। सामंत जो कुछ कर रहे हैं राजा उन पर ध्यान ही नहीं देता। राजा किसी सामंत को कुछ कहता भी है तो सामंत उसके सामने हो जाता है। इसका मतलब साम्राज्य वो सुदृढ़ नहीं है। मुगलों का जो अंतिम काल था, याद करो क्या था उसमें। मुगलों का अंतिम काल था तो सारे सामंत अपने आप में क्या हो गए थे? स्वायत्त हो गए थे। वो सिर्फ नाम मात्र को मुगलों को स्वीकार किया करते थे, बाकी उन पे मुगलों का कोई नियंत्रण
जब ऐसा हो जाता है कि हमें कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुदृढ़ है ही नहीं। अकबर के टाइम किसी भी सामंत ने कोई भी गड़बड़ की और बात अकबर तक पहुंच गई तो अकबर उसको कठोर दंड दिया करता था, जनता रोती थी अकबर के पास जाके। तो लेकिन जब मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो उस टाइम सामंत कुछ भी करो ना, क्योंकि वहां तब सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। इसलिए एक सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था को जरूरी मानता था कन्फ्यूशियस। किस पे कंट्रोल करने के लिए? सामंतों की क्रूरता के ऊपर कंट्रोल और निरंकुशता पे कंट्रोल करने के लिए। अब आ गई इसकी महान योजना। तो सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था ये पूछा जाता है सामंतों पे कंट्रोल के लिए। अब ये पूछा गया कि ये ना सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था क्यों चाहता था? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, सामंतों पे कंट्रोल करने के लिए? सामंतों पे कंट्रोल करने के लिए। महान योजना, महान योजना का तात्पर्य है इसका कैसा? आइडियल स्टेट। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि जो आइडियल स्टेट होगा वो कितनी चीजों से मिलकर बनेगा? 3 तत्व होंगे उसके अंदर। एक होगा जैन। जैन होता है लोक कल्याण, मानव कल्याण। ये तो प्राथमिक तत्व है, इसके बगैर तो काम, ये तो मुख्य है। राजा को लोक कल्याण तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है यू को कहता है कि वो क्या है? ये औचित्य क्या होता है बताओ? औचित्य होता है कि आप कोई भी काम करें ना उसकी औचित्यता साबित होनी चाहिए। आप कोई कानून बना रहे हैं, कोई परंपरा स्थापित कर रहे हैं, कोई दंड दे रहे हैं किसी को, उसके हर के पीछे क्या होना चाहिए? औचित्य। अगर आप बिना औचित्य के कोई काम कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि वो राज्य अच्छा नहीं है। तो हरेक एक चीज में रिलेवेंट और औचित्यतापूर्ण काम होना चाहिए। निरुचित्य या बकवास काम या बिना तर्क के वाले काम है, आपने कानून बनाया कोई, आपने टैक्स लगाया कोई, आपने दंड दिया किसी, उसका क्या होना चाहिए? कोई ना कोई औचित्य साबित करो आप। और एक है ली है अनुष्ठान व परंपराएं। वो इनको बड़ा जरूरी मानता था। सामाजिक अनुष्ठान, अनुष्ठान का तात्पर्य यज्ञ करना नहीं है, यज्ञ नहीं है। इसका तात्पर्य है कि हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की जो परंपराएं हैं, ये बड़ी जरूरी है। हर एक व्यक्ति को इन परंपराओं का, इनका क्या करना चाहिए? अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ एक अनुष्ठान है या हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम हमारे वृद्ध माँ बाप की सेवा करते हैं। हर एक देश में ऐसी जो परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, राजनीतिक परंपराएं हैं, राजा के संबंध में, कानूनों के संबंध में, राज दरबार के संदर्भ में, सामंतों के संदर्भ में, वृद्धों के संदर्भ में, आपसी ब्याह शादी को लेके, आपसी सुख दुख को लेके, इनको वो क्या बोलता है? ली बोलता है, अनुष्ठान। या एक समाज में स्थिरता, स्थायित्व तभी रहेगा जब वहां के लोग अनुष्ठान और परंपराओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। समाज बिगड़ता कब है? क्रांतियां कब होती है बताओ? जब लोग अनुष्ठानों की अवहेलना कर देते हैं और परंपराओं को तोड़ देते हैं तो वो समाज बिखर जाता है। तो वो अनुष्ठान और परंपराओं को एक स्थिर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए बड़ा जरूरी मानता था। अच्छा, 1779 में क्या हुआ था? फ्रांस में लोगों ने परंपराएं तोड़ दी, जो अनुष्ठान थे, रूढ़ियां थी, उनको भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्या हो गई? क्रांति हो गई। ये क्रांतियां होती। तो 3 तत्व महत्वपूर्ण थे, जैन, यी और ली। अब आ गया कि इस महान योजना, एक आइडियल स्टेट होगा, वो स्टेट ये कहता है श्रेणीबद्ध होगा। श्रेणीबद्ध समाज कौन सा होता है? हाँ, जिसमें धार्मिक पुरुष, शिक्षित देने वाले पुरुष, सामंत और राजा ये सर्वोच्च स्तर के ऊपर होंगे, बाकी उनसे नीचे होंगे। प्लेटो का समाज कैसा है? श्रेणीबद्ध है। सबसे ऊपर राजा और वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान है, फिर सैनिक है, और उसके बाद उत्पादक है। अब आ गया कि अरस्तु का राज्य कैसा है? अरस्तु का राज्य समान नागरिकों का है, जो कोई नागरिक छोटा और बड़ा, समस्त नागरिकों में समान संबंध है। ये अलग मुद्दा है कि वो दास वाले चर्चा है, वो अलग है, वो सामाजिक संबंध है। राज्य जब बनता है तो वो राजनीति तो नागरिकों से बनती है, जो एक सार्वजनिक गतिविधि है। वहां कोई छोटा और बड़ा, कोई राजा नहीं है और कोई छोटा, सब बराबर है वहां, क्योंकि वो लोकतंत्र पॉलिटी है वो। लेकिन कन्फ्यूशियस का समाज है, कौटिल्य, मनु, शुक्र,
और प्लेटो की तरह कैसा समाज है? श्रेणीबद्ध समाज। ठीक है, और देखें, खैर राजा की दैवीय उत्पत्ति होगी, राजा निरंकुश नहीं होगा, राजा कल्याणकारी होगा। ये कौन सी योजना है इसकी? महान योजना, आइडियल स्टेट ऐसा होगा। इन तीन तत्व होंगे, श्रेणीबद्ध समाज होगा और राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगी एक आइडियल स्टेट के अंदर। राजा जन्म से नहीं बनेगा बल्कि गुणों से बनेगा। महान शिक्षा कर ही ली अपन ने इसकी, महान शिक्षा कर ली ना, अभी सार्वजनिक होगी, सबको उपलब्ध होगी, नैतिक चरित्र की शिक्षा दी जाएगी। इसमें श्रद्धा और विश्वास की बजाय तर्क महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मध्यम मानवीय होगा, रन का सिद्धांत। ये एक चाइनीज शब्द है जिसका मैं तो इसका वो भूल गया, तात्पर्य क्या है? मानव सेवा। रन का सिद्धांत मानव सेवा से संबंधित है। तो सीधा इतना ही आएगा, रन का सिद्धांत के साथ मिलान करना आ सकता है। इसका तात्पर्य मानव की सेवा है। यह कहता है कि इस रन के सिद्धांत में दो चीजें होती है। क्या क्या होती है? दो नहीं, रन के सिद्धांत में दो ही चीजें हैं। टोटल चार हो सकती है किसी भी एक आदर्शवादी व्यवस्था में। एक तो मैं शाओ, चिड़ और शाओ है क्या? चलो जो भी है, रन का सिद्धांत है, इसके दो नियम है। एक नियम यह कहता है कि आप जो औरों से करवाना चाहते हैं कोई काम, वो पहले स्वयं करें। इससे अच्छी कोई सेवा नहीं हो सकती। अगर दूसरी मानव सेवा यह है कि जो आप नहीं करना चाहते वो औरों से भी मत करो। तो कोई चीज है वो सर्वप्रथम किस पे लागू करो? स्वयं पे लागू करो। अपने देश में अगर ऐसा देखना चाहें तो सबसे ज्यादा अच्छा रन का सिद्धांत किसका था? गांधी का था। इसीलिए गांधी की जो मानव सेवा ना औरों से श्रेष्ठ थी, क्योंकि पहले कोई भी काम गांधी जी स्वयं किया करते थे। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो भी ना टॉयलेट साफ है ना वो व्यक्ति खुद करेगा, इस आश्रम में रहेगा जो साबरमती के अंदर। तो गांधी जी खुद अपनी टॉयलेट पहले स्वयं साफ करते थे, पहले खुद काम करते थे और फिर लोग उसी से अपने आप प्रेरित हो जाते थे। तो मानव सेवा तभी हो सकती है जब आप खुद आदर्श स्थापित करें, खुद को आइडियल बनना होगा आपको। तो आप वही काम करें पहले जो औरों से करवाना चाहते, और जो आप औरों से नहीं करवाना चाहते, जो खुद नहीं करना चाहते, वो औरों से भी मत कराओ। इस रन के सिद्धांत के दो तात्पर्य है। तो कन्फ्यूशियस हो गया, राज्य की दैवीय उत्पत्ति, निरंकुशता की खिलाफत, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था ताकि सामंतों की अन्याय पे कंट्रोल लगे, महान योजना नी आइडियल स्टेट जिसमें है जैन और ली औचित्य, लोकरण, अनुष्ठान, श्रेणीबद्ध समाज, राजतंत्र वगैरह। और कौन सा सिद्धांत है? अब रन का सिद्धांत, गोल्डन मीन, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था और जैन, लोक कल्याण, ई ली और राज्य की दैवीय उत्पत्ति। कन्फ्यूशियस टोटली कितने लाइन का है? 5 लाइन का है, इतना ही। तो एक और विचार पूरा हो गया, कौन सा? कन्फ्यूशियस। आपको अगर याद हो जाए तो एक तो सूचिड़, एक वो शिमो ताशिमो, दो चीजें तो वो याद कर ले। एक जैन ईली याद रह जाए तो ठीक है, वरना जरूरी नहीं है। एक कौन सा सिद्धांत? रन का सिद्धांत। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।